मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो कि आपका था वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम को। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कूलाम के नियम को। तो दोस्तों, जिन लोगों ने फिजिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। उसके बाद वो पार्ट 3 देखें और सारी बातें उन्हें पक्का समझ आएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। और कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 पढ़ने से पहले आप लोग अपना एक कॉपी पेन उठा लें। कॉपी पेन इसलिए क्योंकि जो बातें आपको ना समझ आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और खुद से नोट बनाइए। जब आप अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। और आपको अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज अड्डा के नाम से। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सारी सोशल साइट्स की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पढ़ने से पहले हम लोग आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो आपकी फ़िज़िक्स की क्लास रहेगी, जो आपकी फ़िज़िक्स की क्लास है क्लास 12th की, वो कब और कितने टाइम रहेगी। सबसे बड़ी बात ये, अभी तक बच्चे पूछ रहे थे सर कि क्लास की टाइम कब क्लास होती है पता नहीं चलता है, कितने टाइम क्लास होती है पता नहीं चलता है, किस दिन क्लास होती है पता नहीं चलता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि संडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, संडे यानी रविवार को, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को और सैटरडे यानी शनिवार को सुबह 6 बजे आपको डेली फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी। वीक में 3 क्लासेस आपकी फ़िज़िक्स की होंगी और 3 क्लासेस आपकी मैथ की होंगी। तो आप मैथ और फिजिक्स मेरे जो द्वारा पढ़ सकते हैं। बस याद रखना, आपको संडे, सैटरडे और थर्सडे को आपकी फ़िजिक्स की क्लास वो भी सुबह 6 बजे होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले आपका दिया गया है पॉइंट कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? एक वैज्ञानिक थे कूलाम। तो कूलाम ने क्या बताया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कूलाम ने क्या बताया कि अगर अपने पास मान लेते हैं हम 2 आवेश हैं, एक आवेश ये मान लेते हैं, अपने पास हम लोग मान लेते हैं कि 2 आवेश हैं। एक आवेश आपका ये हो गया और एक आवेश आपका ये हो गया। इस आवेश को हम लोगों ने नाम दे दिया Q1 और इस आवेश को हम लोगों ने नाम दे दिया Q2। तो बोला क्या, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल। अब देखो ध्यान से, ये जो बिंदु आवेश हैं ये कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो एक धनात्मक हो सकता है, या तो एक पे कैसा आवेश हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और दूसरे पर कैसा चार्ज हो सकता है? निगेटिव चार्ज हो सकता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश हो सकता है। जब एक धनात्मक आवेश होगा और एक ऋणात्मक आवेश होगा तो उस जगह पर कौन सा बल कार्य करता है? आपका आकर्षण बल कार्य करता है। उस जगह पर कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। अगर सपोज दैट यहाँ पर दोनों ही आपके एक प्रकार के आवेश हो जाए, मतलब इधर वाला जो प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू हो जाए और इधर वाला भी प्लस Q1 हो जाए और प्लस Q2 हो जाए, जब दोनों एक ही प्रकार के आवेश हो जाएंगे तो उस जगह पर कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये बात आपको समझ आई होगी। तो बोला गया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझाने वाले हैं। 2 पॉइंट में आपको सबसे पहले हम समझाएंगे यहाँ पर कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है, कि यहाँ पर आपका अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है अनुक्रमानुपाती सॉरी दोस्तों, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती मतलब होता है अगर एक चीज़ को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगे। अगर एक चीज़ को बढ़ाया जाए दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ने लगे तो उस जगह पर आपका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर एक चीज़ को घटाया जाए दूसरी चीज़ बढ़ने लगे तो उस जगह पर जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। जैसे आप लोग समझो जरा एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे एक आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। फार्मूला क्या पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना है, अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो स्कूल की और आपके घर के बीच की दूरी क्या है, फिक्स है, वो तो उतनी दूरी है जितनी डेली रहती है। अब क्या हुआ, अगर आप एक दिन लेट हो गए, अगर आपको एक दिन लेट हो गए हैं और अपने टाइम से स्कूल जाना है तो टाइम से स्कूल जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप टाइम से स्कूल पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो समय ऑटोमेटिक कम लगेगा। जब समय ऑटोमेटिक कम लगेगा तो मतलब आप टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे। अब क्या हुआ, आप मान लो पहला पीरियड किसी और सब्जेक्ट का है, जब पहला पीरियड किसी और सब्जेक्ट का उसमें चलती है मार, जब उसमें चलती है मार तो क्या होगा कि आप पता है स्कूल अब भी वही है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय फिर भी वही है, अब इसमें चलती है मार आपको, तो आप क्या सोचोगे, तो क्या टाइम से स्कूल जाओगे, नहीं जाओगे। आप क्या सोचोगे कि धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पैदल पैदल, बिल्कुल धीरे धीरे 15 मिनट की रास्ता 1 घंटे में कवर करो ताकि जो फर्स्ट पीरियड है वो निकल जाए। यानी क्या हुआ, जैसे आपने स्पीड को कम किया वैसे समय का मान बढ़ गया, आप सेकंड पीरियड में स्कूल पहुंच रहे। तो ये आपका किसका रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। यानी अगर एक को बढ़ाया जाए, अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती। अगर एक को बढ़ाया जाए दूसरा ऑटोमेटिक घटने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन बोलते हैं। अब उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनकी आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि अपने पास ये एक आवेश हो गया Q1 और ये एक आवेश हो गया Q2, ये अपने पास दो आवेश हो गए और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, R। माना ये पहला आवेश क्या हो गया Q1, दूसरा आवेश कैसा हो गया Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखो बोला गया कि जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल है आपके आवेशों के कैसा है, अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के कैसा है, अनुक्रमानुपाती। तो जो लगने वाला बल है, बल क्या होता है, F। ये होता है आपका अनुक्रमानुपाती का निशान। आवेशों के गुणनफल, कितने आवेश हैं आपके, दो, एक है Q1 एक है Q2। तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2 और इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अगले लाइन में क्या बोला था उसने, फिर बोला गया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, लगने वाला जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी कितनी थी, R, इसका वर्ग यानी कि R², व्युत्क्रमानुपाती यानी कि नीचे लिखा जाएगा, अब हर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या हो गई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। अब क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिएगा ध्यान से आप लोग, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो F इज इक्वल टू क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, इसमें दिखा रहा है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब बोला गया समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो ये भी मान F का है और ये भी मान F का है, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू आपका था, F इज इक्वल टू नहीं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में क्या था, R स्क्वायर। यानी जो बात ऊपर लिखी थी हमने अलग अलग, वही बात मिला के लिख दी कि जो Q1 Q2 आवेशों का गुणनफल है वो इसके अनुक्रमानुपाती, जो बीच की दूरी का वर्ग है वो इसके। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने एक साथ मिला के लिख दिया, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या होता है, जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है, यहाँ पे देखो क्या बन गया इक्वेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो क्या आता है, आपका बराबर का निशान आता है और साथ में क्या आता है, एक नियतांक आता है, यानी एक नियत वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आता है 1 F इज इक्वल टू, यहाँ पे बराबर का निशान आएगा, नियतांक में आपका आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या होता है, नियतांक होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर। ये एक क्या है, पूरा कांस्टेंट होता है, ये आपका क्या है, पूरा एक कांस्टेंट होता है। ये जो आपको दिख रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या है, पूरा एक कांस्टेंट होता है। तो आपका फाइनली फार्मूला क्या निकल के आया, इसके ऊपर हम लोग बात कर लें। फाइनली फार्मूला आपका निकल के आया, F इज इक्वल टू, ध्यान से समझना भाई, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका फाइनली फार्मूला निकल के आया। और इस फार्मूले के अंदर जो आपका ये वाला पॉइंट दिया गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका किसका काम करेगा, एक नियतांक का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक नियतांक का काम करेगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो F क्या होता है, F यहाँ पर होता है वैद्युत बल। F यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत बल। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये अब इसको बोलते हैं, जो इस तरीके से बनता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं भाई लोग, निर्वात की वैद्युतशीलता। जो Q1 है, Q1 को हम लोग बोलते हैं पहला आवेश, Q2 को बोलते हैं दूसरा आवेश, और जो R है इसको बोलते हैं आवेशों के बीच की दूरी। R को क्या बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी। एक बार फिर से समझो, F को बोलते हैं हम लोग क्या, लगने वाला वैद्युत बल। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। Q1 को क्या बोलते हैं, पहला आवेश। Q2 को क्या बोलते हैं, दूसरा आवेश। और R को क्या बोलते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इतनी बात समझ आई कि नहीं। तो ये आपका पूरा कूलाम का नियम था दोस्तों। अब हम लोग यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट अपना था, यानी कि जो निर्वात की वैद्युतशीलता थी, उस वैद्युतशीलता का क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक के बारे में, कि इसका मात्रक आपका क्या होता है। तो देखो फार्मूला क्या निकल के आया था, फार्मूला आपका निकल के आया था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला निकल के आया था अभी। अब देखो अगर यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1/4 तो 1/4। यहाँ पे Q1 Q2 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन में कितना था, R स्क्वायर इंटू साथ में क्या हो गया आपका F, इंटू साथ में आपका क्या हो गया F। यानी कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपका निकल के आया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपका निकल के आया 1/4 Q1 Q2 इंटू में अपॉन में R स्क्वायर इंटू में F। अब देखो ध्यान से 1/4 आपका क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसलिए 1/4 का कोई मात्रक होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, तो Q1 का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो Q1 का मात्रक क्या हो गया, कूलाम।
उसके बाद दूसरा आवेश है, तो दूसरे आवेश का मात्रक भी क्या हो जाएगा आपका कुलाम। दूसरे आवेश का मात्रक भी Q1 एक कुलाम हो गया पहले आवेश का, एक कुलाम हो गया दूसरे आवेश का, अपॉन में, अपॉन दिया गया ना, तो अपॉन में R यानी क्या होता है दूरी, दूरी यानी दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर दिया गया तो आ गया मीटर स्क्वायर इनटू एफ। एफ आपका क्या था लगने वाला वैद्युत बल, और बल का मात्रक आपका क्या होता है न्यूटन। बल का मात्रक आपके क्या होता है न्यूटन, यानी कि सी का गुणा सी में करेंगे तो कुलाम स्क्वायर, कुलाम का गुणा कुलाम में करेंगे तो क्या आएगा कुलाम स्क्वायर। एम मतलब हो जाएगा मीटर और न्यूटन मीटर, तो इसी को हमने लिख दिया, देखो सी को लिख दिया कुलाम स्क्वायर, एम को लिख दिया मीटर स्क्वायर और एन को लिख दिया न्यूटन। यानी कि अब साइलेंट नॉट का आपका मात्रक क्या निकल के आया, अब साइलेंट नॉट का आपका मात्रक निकल कर आ गया कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर। इसका मात्रक आपका क्या निकल के आ गया, इसका मात्रक आपका निकल के आ गया कुलाम स्क्वायर अपॉन में, इधर लिखे दे रहे हैं हम लोग कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर। ये आपका क्या निकल के आ गया अब साइलेंट नॉट का मात्रक। दोस्तों अब साइलेंट नॉट यानी वैद्युतशीलता जो होती है इसका मात्रक पेपर में बहुत बार पूछा गया, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युतशीलता का मात्रक है, तो वहाँ पर क्या होता है कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अब साइलेंट नॉट का आंकिक मान होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखो फार्मूला अब देखो यहाँ से आंकिक मान यानी कि अब साइलेंट नॉट की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में बात करने वाली। अभी हम लोगों ने एक कांस्टेंट निकाला था, क्या निकाला था, जब फार्मूला पढ़ा था तो फार्मूला था 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो एफ के बराबर था। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ये पूरा आपका क्या था कांस्टेंट था, ये तो आवेश हो गई, ये दूरी हो गई, ये क्या था कांस्टेंट। अब हमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान फिक्स होता है, इसका मान क्या होता है भाई लोग फिक्स होता है, और मान क्या होता है 9 × 10⁹, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहाँ पर देखेगा उस जगह पर हम लोग 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर कर दिया और इसको इधर ले आए, तो 1/4 पाई इंटू में 9 × 10⁻, क्या हो गया 9 हो गया। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर रखी 1/4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 9 × 10⁹ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको आप लोग घर पे आराम से बैठ के नहा खा के कैलकुलेशन कीजिएगा, और जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये वैल्यू निकल के आएगी। कैलकुलेशन करने पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर इंटू में न्यूटन मीटर। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी विमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के पहले विमा की बात करेंगे हम लोग। तो विमा कैसे निकालेंगे, जब मात्रक पता होगा तो हम लोग विमा भी आसानी से निकालेंगे। इसका मात्रक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। कुलाम देखो क्या होता है Q बराबर I इंटू में T, उस दिन हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था। और I की विमा क्या होती है आपकी A, और T की विमा क्या होती है T, यानी कि कुलाम की विमा कितनी निकल के आ गई 80, स्क्वायर दिया गया तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर, अपॉन में जो बल था, अपॉन में क्या था बल, और बल की विमा आपकी क्या होती है MLT-2, बल की विमा आपकी क्या होती है MLT-2, और L था मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर की विमा क्या हो गई L स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर अपॉन में L 2 ये एक, ये तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो L 3 आ गया और T-2 आ गया। यहाँ पर M ऊपर जाएगा, तो जब हमने बताया था जब कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है या फिर ऊपर से नीचे आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वह पावर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो पावर काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो M यहाँ पे क्या है प्लस का 1, ऊपर जाएगा तो M क्या हो गया माइनस का 1।
एल आपका यहाँ पर प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो एल का हो गया माइनस का 3। टी देखो ये यहाँ पे माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 ये वाला और प्लस का 2 ये वाला, तो टी कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4, और A2 तो A2, यानी कि जो आप साइलेंट नोट की विमा निकल के आ गई, अब साइलेंट नोट की विमा आपकी क्या निकल के आ गई, m-1 l-3 T4 और A2, ये आपकी क्या निकल के आ गई, आप साइलेंट नोट की विमा निकल के आ गई। इतने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। दोस्तों कुलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कि कुलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, अगर ये सीमाएं फॉलो करोगे तभी कुलाम का नियम एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या बताया गया कि कुलाम ने बताया कि जब दोनों आवेश जो होने चाहिए वो दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। अगर उन दोनों आवेशों को हमें गति नहीं करानी, क्योंकि हम लोग स्थिर वैद्युति पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युति यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ये बात हमेशा याद रखना कि जब इसका नाम है स्थिर वैद्युति, तो स्थिर वैद्युति में हमें आवेश को एक जगह पर रख के काम कराना है। तो कुलाम के नियम की पहली सीमा क्या थी, पेपर में बहुत बार पूछा गया कि कुलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो कुलाम के नियम की जो पहली सीमा है कि कुलाम ने बताया कि दोनों आवेशों को क्या रखना है, हमें स्थिर रखना है, उनको एक जगह फिक्स कर देना है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, अत्यंत छोटे होने चाहिए, दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए, ज़्यादा बड़े आवेश नहीं लेने हमें, बिल्कुल छोटे आवेश लेने। तीसरी बात उन्होंने बताई कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम से कम 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर। अगर 10⁻⁻15 मीटर से दूरी कम हुई तो फिर कुलाम का नियम आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मिनिमम दूरी कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। और तुम्हें हम बता दें कि एक फर्मी जो होता है वो भी इतने बराबर होता है। फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। आप बोलोगे सर जी फर्मी क्या होता है, तो फर्मी आपके क्या होता है, जो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। फिजिक्स में जो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी। और जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, वैसे तो आपके लेवल का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं, पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। ये दूरी के आपके कैसे मात्रक हैं, बड़े मात्रक हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 बातें बताई कि पहली बात कुलाम के नियम की सीमा की आवेशों को कैसा रखना है, स्थिर रखना है। दूसरी बात कि दोनों आवेश अत्यंत छोटे होने चाहिए। तीसरी बात कि इनके बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की कंपेयर। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की कंपेयर, किस प्रकार से तुलना की जाती है। आपने गुरुत्वाकर्षण बल तो पढ़ा होगा जो न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, कैसे दिया था, 2 मिनट के लिए बताते हैं आपको। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि न्यूटन साहब एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो पेड़ था सेब का पेड़। तो उन्होंने देखा, आराम कर रहे होंगे अपना बैठे, तो ऊपर से एक सेब गिरा, उनके पास ऊपर से एक सेब गिरा। तो वो भी एक खोखटी आदमी थे, एक न्यूटन साहब जो थे कैसे थे, खोखटी आदमी थे। सेब गिरा था, उठा के खा लेते, काम खत्म। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया ताकि तुम लोग को दिक्कत हो जाए, पढ़ने वाले बच्चों को। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में एक लॉ निकाल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो उन्होंने क्या फार्मूला बताया था, पहले न्यूटन के फार्मूले की बात कर रहे हैं, अभी कुलाम चाचा को छोड़ रहे हैं, पहले न्यूटन साहब की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फार्मूला बताया F = G m1 m2 अपॉन में r²। F = G m1 m2 अपॉन में r², जहाँ पर F आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 आपका होता है पहले जो बिंदु है, जो मतलब पहला वस्तु है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या होता है दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। मतलब जो न्यूटन चाचा का नियम था और जो अपने कुलाम भैया का नियम है, ये दोनों मिलते जुलते नियम है। जो बात न्यूटन चाचा ने बताई वही बात कुलाम भैया ने भी बता दी। कुलाम भैया ने आवेशों के साथ छेड़छाड़ कर दी, लेकिन जो न्यूटन चाचा थे इन्होंने किसके साथ छेड़छाड़ की थी, इन्होंने पिंडों के साथ, यानी कि किसी वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ की थी।
आप देख लेते हैं हम लोग ध्यान से भाई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो वैद्युत बल है ये आपका किसने दिया, तो वैद्युत बल आपका दिया सबसे पहले कूलाम चाचा ने। किसने दिया, कूलाम चाचा ने। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया, न्यूटन दद्दा ने दिया। किसने दिया, न्यूटन दद्दा ने आपका गुरुत्वाकर्षण बल दिया। और वैद्युत बल किसने दे दिया, कूलाम चाचा ने। ये बात समझ आई। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि कूलाम ने कौन सा बल दिया था, कूलाम ने आपका वैद्युत बल दिया, जबकि न्यूटन भाई साहब ने कौन सा बल दिया, गुरुत्वाकर्षण का बल दिया। उसके बाद कूलाम चाचा ने बताया कि जो वैद्युत बल है ये आवेशों के बीच में कार्य करता है। वैद्युत बल किसके बीच में कार्य करता है, आवेशों के बीच में कार्य करता है। जो न्यूटन चाचा थे वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है ये आवेशों के बीच में कार्य नहीं करता है, ये द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। किसके बीच कार्य करता है भाई लोग, द्रव्यमानों के बीच में। फिर कूलाम चाचा ने कहा जो अपना वैद्युत बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है। जो अपना वैद्युत बल है ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन जो न्यूटन चाचा थे इन्होंने कहा जो अपना बल है ये किसको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब इसको माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस प्रकार से है कि जो आपके कूलाम चाचा का नियम है इस पे दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। इस पर आपका आकर्षण बल भी कार्य करेगा और प्रतिकर्षण बल भी कार्य करेगा। किस प्रकार से कार्य करेगा, बहुत बार हमने बताया आपको। आकर्षण बल जब आपके विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। जब आपके एक समान आवेश होंगे तो किस प्रकार का कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। लेकिन न्यूटन चाचा जो थे उन्होंने बताया कि हमें प्रतिकर्षण बल से भैया कोई मतलब है नहीं। जब मतलब है नहीं तो मतलब किससे, उनको आकर्षण बल से मतलब है। जब आकर्षण बल से मतलब है इसलिए जो न्यूटन चाचा का नियम है ये आकर्षण बल पर कार्यरत होता है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको कूलाम के नियम में कोई दिक्कत आ रही हो, कूलाम का नियम हो गया, डेरिवेशन हो गया, उसका मात्रक हो गया, अब साइलेंट नोट का मात्रक हो गया, अब साइलेंट नोट की विमा हो गई, अब साइलेंट नोट का मान हो गया, उसके बाद न्यूटन चाचा और कूलाम चाचा की तुलना हो गई, कूलाम चाचा का क्या हो गया, उनकी सीमाएं हो गई। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने आसपास सभी लोगों को बताओ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि अभिषेक सर लेकर आ चुके हैं फिजिक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लासेस। आज आपकी तीसरी क्लास है। जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लें, नोट्स बना लें। उसके बाद आप डेली आइएगा। 3 दिन वीक में क्लास होनी है। संडे को होगी, सैटरडे को होगी और थर्सडे की होगी। और आज क्लास आपकी शाम को होगी, लेकिन जो अगली क्लास होगी वो आपकी सुबह 6 बजे ही होगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, पढ़ते रहें। इस बार यूपी बोर्ड के पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। तो दोस्तों मैं अभिषेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।